हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ऑफ फ्रेंड में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाउस प्रमेय के नियम जो होता है उसके अनुप्रयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। और पहला अनुप्रयोग हम ले रहे हैं अनंत लंबाई के एक समानावेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, उसके बाद में आपके लिए ये टॉपिक एकदम जो है हलवा और मक्खन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समानावेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक अनंत लंबाई का सीधा तार ले लेंगे। ये हमारे पास अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसकी लंबाई हम ले लेते हैं L। ये सपोज कर लेंगे कि ये अनंत लंबाई का एक सीधा तार है और जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, L लंबाई है, ओके। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे हम कुछ दूरी पर, मान लिया इससे हम कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और यहाँ पे हमको निकालनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे एक गेस कर लेते हैं बिंदु P, ठीक है। और इसकी लेंथ हम कह देते हैं कि यहाँ से ये R लेंथ पर रखा हुआ है, बिंदु P है वो R लेंथ पर है। उसके बाद हम दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम यहाँ पे करेंगे और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर ये तार आपका जो है एक लंबाई की लेंथ है इसकी, तो इसमें हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर ले लेते हैं। ये रहा हमारा गॉसियन पृष्ठ जो एक बेलन के टाइप का होगा। ये रहा, दिख रहा होगा आपको। तो आपको इस टाइप से इस बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेनी है, ओके। तो आपको चित्र जो है बोर्ड में बड़े बड़े से चित्र बनाने हैं, छोटा चित्र नहीं बनाना है, अच्छा सा सुंदर सा चित्र बनाना है। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की मैंने कल्पना कर ली। दोस्तों अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ इस बिंदु P का जो है एक अति सूक्ष्म अवयव जो ये बिंदु P है, यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो जो है कितना होगा, d5 होगा। कितना होगा, d5 होगा। क्योंकि d हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये छोटे से खंड पे छोटा सा फ्लक्स होगा तो हम कह लेंगे d5 होगा, ओके। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी बाउंड्री पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सपोज आपको हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये एक बॉक्स है, तो ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं। तो ये एक मान लिया हमारे पास गॉसियन पृष्ठ की जो मैंने यहाँ पे कल्पना की है वो एक गॉसियन पृष्ठ आप मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये सीधा सीधा लंबा तार हो गया और ये मेरे पास बॉक्स है, ये गॉसियन पृष्ठ की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक मान लिया सपोज पॉइंट लिया है, ये पॉइंट P जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट P ये मान लिया मैंने यहाँ पर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी बाउंड्री पर रहेगी, चारों तरफ इसके बाउंड्री पर देखने को मिलेगी और इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखना पड़ता है, कि जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस क्षेत्र पे बाहर की ओर होगा, ऐसे इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसका इधर बाहर की तरफ होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश मेरी तरफ होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ होगा। इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने 2 इस पे अपलोड किए हैं, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय जो ये लेसन है सेकेंड फिजिक्स का, इसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। तो आप ये दोनों वीडियो पहले देख लें, तब आपको पता चल जाएगा कि जो है एरिया वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे कहाँ पे एरिया वेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो एरिया वेक्टर दोस्तों पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे कि हमारा पृष्ठ ये है तो इसके 90 डिग्री पे होगा एरिया वेक्टर, ऐसे ऊपर की दिशा में, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर होगा इधर 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे इससे, और इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर होगा इधर बाहर की तरफ और इसका नीचे का एरिया वेक्टर होगा ये नीचे की तरफ। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा बाहर की तरफ, ठीक है। अगर इसका एरिया वेक्टर देखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की तरफ, ओके। और इसका एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे 90 डिग्री पर नीचे की तरफ। एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ। डी ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो छोटे खंड का एरिया वेक्टर जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। और इसका भी अगर एरिया वेक्टर देखा जाएगा डी ए, तो वो भी कहाँ होगा, नीचे की ओर। और इसका एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर अगर ऊपर वाले हिस्से का देखें तो हम कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है थीटा इज इक्वल 0 अंश। कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल 0 अंश। ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये मान लिया मेरे मार्कर जो है वाइट, ये मार्कर है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये रेड, सॉरी 1 सेकेंड, और जो ये रेड मेरे पास जो है पेन है, ये हम एरिया वेक्टर मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पास एरिया वेक्टर है और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है। ऐसे केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और एरिया वेक्टर की दिशा भी ये है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल 0 अंश बनेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, इसकी ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है। ओके, और तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे नहीं है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसकी इधर है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर एरिया वेक्टर, ये क्या है दोस्तों, ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर नीचे वाले सरफेस पे कहाँ होगा, सपोज ये इसका एरिया वेक्टर नीचे वाले जो एरिया का एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ होगा, इस टाइप से नीचे की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, इधर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, इधर से इधर। मेरे हिसाब से क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो ये लेफ़्ट टू राइट यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, रेड वाला मार्क, रेड वाला पेन ये, और एरिया वेक्टर इसका है नीचे की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों देखिए, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये नीचे वाली सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ऊपरी वाली सतह पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये हो गया एरिया वेक्टर। तो ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, ऊपर वाली सतह पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और नीचे वाली सतह पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जो बीच की बाउंड्री है, ये जो बीच की बाउंड्री है, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार और समझ देता हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास एक सरफेस है, तो ये सरफेस जो है बेलनाकार है, सिलेंडर टाइप का है, सपोज आप कर सकते हैं इसको, सिलेंडर समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया वेक्टर देख रहे हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा देख रहे हैं। तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है, इस तरफ, और जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, इस प्लेन का एरिया वेक्टर है इधर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। तो इस वाले सरफेस जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल 0। इस वाले सरफेस पर जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल 0। इस वाले सरफेस जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल 0। इस वाले सरफेस पर जो एंगल बनेगा वो भी थीटा इज इक्वल 0। लेकिन ऊपरी सतह और निचली सतह पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ ऊपर और नीचे 90 डिग्री बनाएगा और चारों तरफ कितना बनाएगा, 0। ओके, अब हो सकता है आपको कन्फर्म हो गया हो, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस पॉइंट P पर। तो हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला होता है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, वो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रही है तो वो पहले देख लें। फार्मूला होता है डी फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये फार्मूला होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसके आधार पे यहाँ पे लिखते हैं मैंने डी फाई, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा खंड है तो उसका जो है छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई, और ये वेक्टर ई डॉट ए एक छोटा खंड है, ये क्षेत्रफल सदिश, तो उसके लिए मैंने लिख लिया डी ए। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या कहते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो एक ये फार्मूला,
और एक ये फार्मूला होता है जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डी फाई, यहाँ पे ई आप लिख सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल, यहाँ पे कितना लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ई और डॉट ए वेक्टर का जो फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो कॉस्ट जो 90 डिग्री होता है, ऊपरी सतह पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितना है, 90 डिग्री। निचली सतह पे जो एंगल्स बन रहा है थीटा, वो भी है 90 डिग्री। तो ये तो निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कोस 90 डिग्री रखेंगे, कितना, कोस 90 डिग्री, तो आपको पता होगा कि कोस 90 डिग्री होता है 0। कोस 90 डिग्री कितना होता है, वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए ये ऊपरी सतह और निचली सतह जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री अगर यहाँ पे हम रख देंगे तो वैल्यू होती है 0, तो ये सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमको जो ये बाउंड्री है इसका जो है एंगल कितना है, 0 है, तो इसी पे हमको निकालना पड़ेगा। तो थीटा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे हम, 0 अंश रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 अंश। इस बाउंड्री पे चारों तरफ की जो एरिया है, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 0, और ऊपरी सतह और निचली सतह पे थीटा कितना आ रहा है, वो 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो हमको इस बाउंड्री पे, ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है, मैंने आपको इस बॉक्स बताया था, ये चारों तरफ की बाउंड्री है, इस पे निकालना है। ऊपरी सतह और निचली सतह पे जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे है अब जो है कॉस 0, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई और ये हो जाएगा ई डी ए। ओके, अब हम इसका क्या करते हैं, हमको चाहिए फाई ई, ये छोटा खंड है, तो हमको चाहिए फाई ई, तो हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल इंटीग्रल ई डी ए। ओके, तो इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल, ई यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है, तो उसको पहले लिख लेंगे, ई अचर है, क्योंकि हमको यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए, ई को हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका आपको इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, फाई ई आ जाएगा, और यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन पता होता है क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि डी ए का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ए आ जाएगा, डी फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल दोस्तों होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, अगर हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसी प्रकार से डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, इसी प्रकार से अगर हम डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का रूल। तो इसीलिए यहाँ पे डी फाई की जगह पे फाई ई आ गया और डी ए की जगह पे ए आ गया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे जो ए है तो ये इसकी एरिया कितनी है, ये एक बेलन है, ये गॉसियन पृष्ठ जो है एक बेलन है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल। क्या होता है वक्र पृष्ठ, ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, क्योंकि एक सिलेंडर जो होता है हमारे पास, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का ये बेलन है, और इस बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो इसकी चारों तरफ बाउंड्री होती है जहाँ पे हम पॉलिश करते हैं। तो जिस सतह पे पॉलिश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वक्रपृष्ठ। उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो हम यहाँ पे ए के स्थान पे रखेंगे फाई ई इज इक्वल ई, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर एल। ओके, 2 पाई आर एल रख दिया, और उसके बाद जो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, ये जो है ये रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का आपको फार्मूला पता होगा, लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो यहाँ पे होता है रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। तो हम यहाँ पे, और फाई ई बराबर क्या होता है, ये होता है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फाई ई के स्थान पर हम रख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई ई गॉसेस थ्योरम होती है। गॉसेस थ्योरम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, और ऊपर जिसकी लिंक आ रही तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फाई ई के स्थान पर हम रख लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रख लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद हम रखेंगे ई, फिर रखेंगे 2 पाई आर एल। ओके, हमको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस टॉपिक का नाम तक क्या था, अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। हमको क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई हमको रोकना होगा। तो अगर हम ई रोक लेंगे यहाँ पे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बटे में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एल, और उसके बाद में ई बराबर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन एल के स्थान पर रख सकते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो क्यू अपॉन एल की जगह पे हम लेमडा रखेंगे, तो लेमडा बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको ज्ञात करनी थी। और अगर हमको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे तो इसको हम थोड़ा संशोधन कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर अंश बाहर में 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 लेमडा, और फिर जो है नीचे कितना हो जाएगा, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो हमको क्या इससे बेनिफिट होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमको पता होती है, वो कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो ये जो है न्यूमेरिकल में हमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, वरना आप एग्जाम में यहाँ तक भी प्रूफ कर सकते हैं। और इसका अगर हम सदिश रूप लिखें तो होता है ई बराबर, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, और यहाँ पे लिख देंगे आर कैप। तो यहाँ पर इससे, इस फार्मूले से ये पता चलता है कि इसकी जो दिशा थी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी वो बाहर की तरफ थी। वो क्या थी, बाहर की तरफ थी। तो ये है इसका सदिश रूप, ये क्या है इसका सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, और ये है इसका अदिश रूप, अदिश रूप स्केलर फॉर्म। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब आपको इस फार्मूले से दिख रहा होगा कि ई जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ई जो है वो क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r। और ये फार्मूला हमको ये बता रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे इस तार से बिंदु P दूरी पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। क्योंकि इसका अर्थ दोस्तों क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के साथ घटती जाएगी इस पॉइंट P पर। अगर ये पॉइंट P यहाँ पे है और इससे दूर पे है, यहाँ पे ले लें हम, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट की तुलना में कम हो जाएगी। क्योंकि जो E है, ये देखिए आप, E जो है वो E के बटे में आ रहा है R। इसका मतलब E जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/r है। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ग्राफ। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक x एक्सिस पर हम ले लेते हैं R को, और y एक्सिस पर हम ले लेते हैं E को, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, R व E के मध्य ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपको इस प्रकार से करना है, तो आप इसको नोट करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त को भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।